हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक और रहस्यमयी सच्ची घटनाएं लेकर। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको अपने साथ घटा कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस मुझे बताना हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुँचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसके अलावा आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और आप कमेंट्स बॉक्स में ही आगे की वीडियोस के टॉपिक्स बता सकते हो जो कि आप सुनना चाहते हो। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये हमारी एक सब्सक्राइबर ने बताई है जो कि पाकिस्तान में रहती हैं। उन्होंने अपनी किसी भी तरह की डिटेल नहीं बताई है, इसलिए स्टोरी को सीधा उन्हीं के शब्दों में शुरू करते हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये लगभग साल 2010 या 2011 की होगी। दरअसल उस वक्त मेरी उम्र बस 7 साल की थी, जिस कारण मुझे अच्छे से हर चीज़ याद नहीं है। जितना मुझे याद है, शनिवार के दिन मैं स्कूल से अपने घर आई थी और तब मेरी मम्मी ने कहा कि आज हम अपनी मासी के यहाँ पर जा रहे हैं। दरअसल हमारी मासी उसी शहर में रहते थे जिसमें कि हम रहते थे। इसी कारण से हम बीच बीच में उनसे मिलने जाते रहते थे। मम्मी ने कहा कि हम वहाँ पर 2 दिन तक रुकेंगे भी, यानी कि मैं संडे और मंडे के दिन वहीं पर रहने वाली थी। और ये बात सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मुझे छुट्टी बहुत पसंद थी। मेरे मासी और मौसा जी ने एक घर ले रखा था किराए पर। उनका घर हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। उनके कुल मिलाकर 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां थी और 2 उनके बेटे थे। 4 में से उनके 3 बच्चे लगभग टीनेजर हो गए थे और उनकी सबसे छोटी बेटी, जिसको हम के मान लेते हैं, उसकी उम्र लगभग 7 से 8 साल की रही होगी। सबसे बड़े वाले भाई का नाम टी, बड़ी बेटी का नाम ओ और छोटे बेटे का नाम ए रख लेते हैं, सिर्फ कहानी के मकसद से। बात करूँ उस रात की तो मैं उस हर एक चीज़ को बताने की कोशिश करूँगी जो कि मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि उस समय पर मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और मैं बस 2nd या 3rd क्लास में उस टाइम पर रही होंगी। इस वजह से मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना ज़्यादा स्टोरी को रिकॉल कर पा रही हूँ उतना ज़्यादा आपको बता पाऊँ। अगर बात करूँ घर की, तो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। घर में कुल मिलाकर 2 बेडरूम्स थे, एक बड़े साइज़ का और एक लगभग उसके आधे साइज़ का। वो दोनों ही कमरे आपस में जॉइंट थे एक दरवाजे के ज़रिए। बड़े वाले रूम के अंदर जाकर छोटे वाले रूम में जाने के लिए दरवाज़ा था, और उसी साइड पे जहाँ वो दरवाज़ा था एक और दरवाज़ा था जो कि आपको बालकनी की तरफ ले जाता है। बड़े वाले बेडरूम में मैं, मेरी मम्मी, मेरे 2 भाई बहन, मेरी मासी और उनकी 2 बेटियाँ, हम सब बड़े वाले बेडरूम में सोए हुए थे। और छोटे वाले रूम में मेरे अंकल यानी कि मेरे मौसा जी और उनके 2 बेटे, वो उस रूम में सोए हुए थे। उस रात मुझे याद है हम सभी लोग काफ़ी देर रात तक आपस में बात कर रहे थे और उसके बाद कहीं जाकर हम लोग सोने के लिए गए। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात में जब मेरी आँख खुली तब लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हम लेट ही सोए थे। मैं दरअसल उठी थी किसी के नॉक करने की आवाज़ से। जब मेरी आँख खुली तो पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, क्योंकि मैं बस नींद से उठी ही थी और मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तब मैंने देखा कि छोटे वाले रूम के दरवाजे के पास से कोई नॉक कर रहा था काफ़ी तेज़, और नॉक भी इस तरीके से कि मानो उस दरवाजे को तोड़ना चाहता हो। अब वो आवाज़ कोई भी वहाँ से निकाल रहा हो, पर वो उन तीनों में से कोई नहीं हो सकता जो कि मेरी फैमिली के मेम्बर्स थे, क्योंकि हो सकता था कि उन्हें वॉशरूम जाना था या फिर उन्हें किचन में कुछ पानी वानी पीने के लिए जाना होगा, लेकिन वो कभी भी इस तरीके से दरवाज़ा खटखटाएंगे नहीं, क्योंकि वो बोल सकते थे आराम से कि गेट खोल दो, पर उस टाइम पर बस दरवाज़ा पीटने की ही आवाज़ आ रही थी और कोई भी पीछे से उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा था। ये आवाज़ कुछ मिनट तक जारी रही और उसके बाद एकदम से आना बंद हो गई। अब मैंने सोचा कि शायद ये आवाज़ बंद हो गई है, लेकिन तभी ये आवाज़ उस दरवाजे से आने लगी जो कि बालकनी में था। अब मैं एकदम से पसीने छूट गए ये सोचकर कि कोई इंसान जो कि अभी उस रूम में था, छोटे वाले रूम में, वो सीधा बालकनी में कैसे चला गया,
जबकि बालकनी में जाने का तो इकलौता रास्ता यही है, इसी दरवाजे से। आप शायद सोच रहे होंगे कि वो हो सकता है मेरा ही कोई भाई या बहन हो, पर मैं आपको बता दूं कि वो सभी लोग आराम से चैन की नींद सोए हुए थे। अब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, तो मैंने डरते हुए अपनी मम्मी को उठा दिया, जो कि मेरे साइड में ही सोई हुई थी। मैंने उन्हें बताया कि वहाँ पर दरवाजे पे लगातार दस्तक की आवाज़ आए जा रही है, पर उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह की दस्तक की आवाज़ नहीं आई है और मैं बस इस चीज़ को इमेजिन कर रही हूँ और मुझे अब सो जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मुझे अपने करीब खींच लिया और मुझे सुलाने लगी। अगली सुबह मैंने ये वाक़या किसी को भी नहीं बताया और आज तक भी मैंने इस बारे में किसी से बातचीत नहीं करी है, सिवाय अब के। उस इंसिडेंट की बात करूँ तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो बिल्कुल सच्ची घटना थी और शायद वो पता नहीं क्या था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बाद में मेरे जो मौसी थे और उनके बच्चे थे, उन्होंने भी उस घर में कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस करी थी। उन्हें कई बार एकदम से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती थी वॉशरूम के साइड से, पर उस टाइम पर वॉशरूम के अंदर कोई भी नहीं होता था। मेरी जो बहन लगती थी वो काफ़ी देर तक जब किचन में कुछ काम करती रहती तो उसे एकदम से ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे से निकल गया हो, जबकि वो उस टाइम पर वहाँ पर अकेली होती। कुछ चीज़ें एकदम से गायब हो जाती और बाद में खुद ही अपने स्थान पर आ जाती, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब था। एक बार तो हद तब हो गई जब नीचे रहने वाले मकान मालिक ने एक बार मेरे मौसी और मौसा जी से बताया कि जब आप लोग घर पे नहीं थे तो उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी, और जब वो परेशान होकर ऊपर देखने के लिए गए तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। मेरी मौसी उस घर में लगभग 3 से 4 साल तक रही होंगी और उसके बाद वो किसी कारण से उस घर को छोड़ दी। अब मुझे ये तो नहीं पता कि उस घर की हालत अब क्या है, और ना ही मैंने अब तक अपनी मासी से इस बारे में कुछ पूछा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पहले ही कुछ कारणों से काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई है। पर एक चीज़ जो मुझे आप समझ में आती है वो ये कि वहाँ पर वो जो भी तरह की रूह या फिर जो कुछ भी था, वो किसी को डराना या नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता था। बस शायद वो चाहता था कि हम लोगों को पता लगे कि वो भी वहाँ पर है और वो अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा था। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो कि हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताई है, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। लगभग एक साल पहले मेरे घर वाले एक स्टाफ क्वार्टर में रहने के लिए आए थे। दरअसल वो घर लगभग 1900 के आसपास में बनाया गया था और वो एक रेलवे स्टेशन के पास में ही था, पर वो स्टेशन काफ़ी टाइम पहले बंद हो चुका था। दरअसल वो स्टाफ क्वार्टर ही बनाया गया था उस जगह के स्टेशन मास्टर के लिए, और लगभग 40 साल तक वो स्टेशन चालू रहा और उसके बाद कुछ रीज़न से वो बंद कर दिया गया। उसके बाद उसके आसपास के एरिया में काफ़ी जगह को तोड़कर कई सारे सोसाइटी बना दी गई और पास में ही उसके ट्रैक्स ऐसे ही गुजरते हैं आज भी। तो जून महीने में मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया और कई महीनों के बाद अपने घर वापस आया। दरअसल इससे पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे घर वाले इस घर में शिफ्ट नहीं हुए थे, तो यानी कि इस घर में मेरा पहला विज़िट था और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सुकून भरा था। पता नहीं क्यों, पर उस घर में बस रहने भर से ही मेरे अंदर एक अलग सी ही शांति आती थी और ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह पर रह रहा हूँ। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अब तक जितने भी घरों में रहता था मुझे काफ़ी अजीब लगता था, क्योंकि मुझे एक कॉम्प्लेक्स PTSD है और कुछ और मेंटल और फिज़िकल दिक्कतें भी हैं मेरे साथ। मेरी इस चीज़ से मेरे घर वाले भी अच्छी तरह मानते थे, क्योंकि जब मैं एक टीनेजर था उस टाइम पर मैं पता नहीं क्यों उल्टी चीज़ें यानी कि भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बहुत यकीन करता था। खैर इस चीज़ का जो श्रेय जाता है वो एक तरीके से मेरी बुआ को जाता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में काफ़ी विश्वास रखती थी। मेरी बुआ एक ऐसी औरत थी जो कि इन सब चीज़ों के ज़रिए काफ़ी कुछ बता देती थी, मतलब वो कई चीज़ों को फील कर लेती थी। ज़्यादातर तो वो जब भी हम किसी घर में जाते तो वहाँ पर जाने के बाद बता देती थी कि उस जगह पर नेगेटिव एनर्जी है या फिर पॉजिटिव एनर्जी। जब वो हमारे इस वाले क्वार्टर में आई तो उन्होंने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा घर है और यहाँ पे एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है इस घर के फ्रंट वाले बेडरूम में, जहाँ पर सब लोग इस बात को मानते भी थे। सब लोगों को ये लगता था कि उस जगह पे कोई औरत की आत्मा है।
जब मेरी मम्मी ने मुझे इस बारे में बताया और मैं भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर गया था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी तरीके की कोई सुपर नेचुरल घटना हुई है उनके साथ। तो उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि दरवाजे की चाबी कई बार एकदम से घूमने लग जाती है और वो 2-3 मिनट तक ऐसे ही करती रहती है और उसके बाद फिर से शांत हो जाती है। इसका कोई कारण नहीं था। कई बार वो बताती थी कि ऐसा होता था कि वो कुछ काम करती रहती थी तो एकदम से उनके कुछ बाल हवा में उड़ते थे, मानो किसी ने अपने हाथ से उन्हें ऊपर किया हो। बस यही छोटी मोटी चीज़ें होती रहती थी। कुल मिला के बात ये थी कि उन्हें शक तो इस बात पर बिल्कुल भी नहीं था कि उस घर में भूत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स पहले से ही इन सब चीज़ों में यकीन करते थे, क्योंकि पास्ट में हमारे साथ कुछ घटनाएं हो चुकी थी और वो भी मेरे ही साथ। पर मैं यहाँ पे आपको उनके बारे में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है। सबसे शुरू में मेरे साथ भी यही सब घटना होने लगी जो कि मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। मेरे को ऐसा लगता कि कोई मेरे एकदम से बाल खींचा हो, और एक बार मैंने जब देखा ध्यान से तो मैंने पाया कि मेरे रूम की चाबी भी एकदम से घूमने सी लगी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे साथ उस कमरे में कोई और भी है। पर मैंने इन चीज़ों को बस एक पैटर्न देखा। सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही सी हो रही थी। मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू टाइप की औरत थी। जब उन्हें गुस्सा आता था तो उन्हें कोई भी शांत नहीं करा पाता था, यहाँ तक कि वो पापा से भी ऊंची आवाज़ में बात कर लेती थी। पर जब से हम इस घर में आए थे तब से ये सब चीज़ें कम हो रही थी। मानो वो जो एनर्जी थी या फिर जो भी वो स्पिरिट थी, वो इन सब चीज़ों को शांत कराने की कोशिश कर रही हो और बस कह रही हो कि लड़ो मत, तुम एक परिवार हो। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि देने वाली थी एक तरीके से। उसके बाद ये घटना भी हुई जब मैंने पहली बार उस घर में एक पूरी आकृति देखी। रात का समय था और मैं दरअसल नीचे टॉयलेट करने के लिए आया था। सच कहूँ तो मैं उस टाइम पर बस अपने शॉर्ट्स पहने हुआ था। मेरे मम्मी पापा सो रहे थे और मैं उस टाइम पे लिविंग रूम से जा रहा था। मैं दरअसल लिविंग रूम से होते हुए डाइनिंग रूम में जा रहा था, जिसके बाद मैं किचन में पहुंचता। तो मैं सारा काम करने के लिए जब मैं वॉशरूम में गया और उसके बाद जब मैं अपना काम निपटा के वापस आया, तब मैंने जैसे ही किचन में आके अपना फेस घुमाया, तब मैंने डाइनिंग रूम के पास में ही एक बूढ़े आदमी को खड़ा हुआ पाया। वो बरामदे में खड़ा हुआ था बस। उसने एक तरीके का कुर्ता पहना हुआ था और उसके हाथ में एक छड़ी सी थी। वो मुझे एकदम से देखकर चौंक गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं उसे देखकर चौंक गया था। जैसे ही मैंने देखा कि वो मेरे सामने है, एकदम से ही वो गायब हो गया। मैं कुछ पलों के लिए वहीं पर खड़ा रह गया और सोचने लगा कि मैंने अभी अभी क्या देखा। पर मुझे किसी तरह का डर नहीं लग रहा था और ना ही ऐसा लग रहा था कि वो कोई बाहरी व्यक्ति हो। बस मैंने इस तरीके से रिएक्ट करा जैसे मैं तब रिएक्ट करता अगर मुझे मेरे मम्मी या पापा मुझे उस हालत में तब वहाँ पर देखते। तो इसके बाद मैं कभी भी ऐसे आधे कपड़ों में नीचे नहीं आता था। जब भी मैं नीचे आता, मैं ठीक से कपड़े लोअर या टी शर्ट पहन लेता और उसके बाद मैं दरवाज़े को भी धीरे से खोलता, ताकि अगर कोई आत्मा या फिर ऐसा कुछ वहाँ पर है तो वो मुझे ना दिखे या फिर वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि वो भी शायद हमें देखकर एकदम से चौंक जाते थे। लोग ये तो कहते हैं कि बुरी आत्माओं से बुरी घटनाएं होती हैं, पर अच्छी आत्माएं अगर हों तो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव भी आपकी ज़िंदगी में पड़ता है। जब मैंने उन्हें एक बार देख लिया था तब मुझे लगता था कि शायद वो जो औरत की आत्मा हम देखते हैं वो तो शायद उनकी बेटी है या फिर उनकी पत्नी। इस घटना के बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्यों, मुझे लगा उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। पहले वरना मेरे साथ जब भी ऐसी कोई घटना होती थी मैं फ़ौरन अपने घर वालों को बताता था, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे साथ ये सब चीज़ें पहले भी हो गई थी। अगली जो घटना मैं बता रहा हूँ ये मेरे बेडरूम की थी। दरअसल मैं आराम से सोया हुआ था उस रात, तब मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे रूम में आ गया है। इसके बाद जो मेरा वॉशरूम था, जो कि मेरे रूम के अंदर ही था, उसमें एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ था जिसके ऊपर साबुन या फिर ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई थी। तो उस टाइम पे जब मेरी आँख खुली तो मैंने नोटिस करा कि मुझे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई उस लकड़ी वाले फट्टे पर हाथ से मार रहा हो। ये आवाज़ आती रही और लगातार आती रही। मुझे नहीं पता, मैंने इस आवाज़ पर ध्यान भी दिया। मैं बस सोने की कोशिश कर रहा था। मैं इतना ज़्यादा श्योर था कि ऐसा कोई खतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि बस और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं बस इसके बाद चुपचाप सो गया। कई बार मैं सोचता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो आत्मा है जो कि शायद रेलवे की लाइन से यहाँ पर भटकते भटकते आ गई हैं।
इसके अलावा मेरी मम्मी ने भी एक बार एक पूरी बॉडी को देखा था। लगभग शाम के 6 बजे होंगे जब वो किचन में खड़ी होकर कुछ धो रही थी रात के खाने को बनाने के लिए। हम किचन का दरवाज़ा बाहर वाला हमेशा खोल के रखते थे ताकि किचन की गर्म हवा वहाँ से पास होती रहे। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने देखा कि एक आदमी उनके सामने से तेज़ी से गुजर गया। दरअसल उन्होंने उसे देख लिया था, पर उन्होंने सोचा कि शायद वो मेरे पापा होंगे, तो उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर उसके 1 या 1.5 मिनट बाद ही मेरे पापा उनके पीछे से आ गए, और ये बिल्कुल नामुमकिन था क्योंकि वो उनके सामने उस दरवाजे से आगे की ओर निकले थे। अब वो जब इस चीज़ को देखी तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई और उन्होंने पापा को इस बारे में बताया। और उसके बाद जब मम्मी ने मुझे भी इस बारे में बताया तो उन्होंने बिल्कुल उसी बूढ़े आदमी के जैसे बताया जैसे कि मैंने उन्हें देखा था। तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने उन्हें ही देखा था। जब मेरे पापा को ये बात पता लगी तो वो भी ज़्यादा सरप्राइज से नहीं हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने भी एक औरत का साया इस घर में एक बार देखा है। इस सारी घटनाओं के बाद जब मैं वापस अपनी यूनिवर्सिटी चला गया और जब अपनी डिग्री लेकर सामान लेकर सब वापस आ गया, तब मैं अपना सामान को घर में मूव करा ही रहा था। और शाम के वक्त जब मेरे पापा मेरे लास्ट बैग लेने के लिए आए थे, उस टाइम पर मैं अपने घर के दरवाजे पे ही खड़ा था और तब मेरी नज़र डाइनिंग रूम के पास में गई जहाँ की लाइट उस वक्त पे ऑफ थी। मुझे एकदम से ऐसा लगा कि टेबल के नीचे से कोई काला सा साया ऊपर मानो मुंह उठाकर मेरी ओर झाँका हो। और जब मैंने देखा तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मुझे लग रहा था कि मानो वो आत्मा मेरा स्वागत कर रही हो कि तुम काफ़ी समय बाद घर आए, तुम्हारा स्वागत है। और लगभग मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि वो शायद किसी आदमी की ही आत्मा थी। कुल मिला के मुझे लगता था कि उस घर में हमारे अलावा 3 आत्माएं और रहती थी। एक वो बूढ़े अंकल वाली, एक औरत की और एक जवान आदमी या फिर लड़के की। मेरे पास इस बात के लिए कोई भी सबूत नहीं है, बस ये मेरी एक फीलिंग है जो कि मुझे लगता है। मैं अपने उस घर के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा बुरी चीज़ें हों। मैं इस घर में रहकर काफ़ी ज़्यादा खुश था जितने टाइम भी मैं रहा, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ पर वो लोग मेरा वेट करते थे, मेरा स्वागत करते थे। वहाँ मौजूद सभी लोग, भले ही वो मरे हुए क्यों ना हो। मैं काफ़ी ज़्यादा खुद को खुशकिस्मत समझता था कि जहाँ लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरी घटनाएं होती हैं, वही हमारे साथ इतनी अच्छी सी घटना हो रही थी। उनकी वजह से हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए थे। मेरे पेरेंट्स जो कि मेरे साथ ज़्यादा गुस्से में रहते थे, वो मेरे साथ काफ़ी अच्छे से रहने लगे थे। उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती थी, वो लगभग बंद हो गई थी। और भी कई तरह की चीज़ें जो कि मैं आपको यहाँ पर खुले खुले नहीं बता सकता। आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। पंडित केशव शास्त्री जी अपनी कोठरी में आराम कर रहे थे। कमरे में एक डिबियानुमा चिराग जल रहा था जिसकी मध्यम रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। कमरे में उमस इतनी भरी हुई थी कि पंडित जी के सिर से पांव तक पसीने से भीगे हुए थे। हालांकि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन हवा का एक कतरा भी कमरे में दस्तक नहीं दे पा रहा था। पंडित जी चारपाई पर पड़े हुए बेचैनी से करवट बदल रहे थे। बीच बीच में हाथ वाला पंखा उठाकर हवा करने लगते जिससे कुछ पल सुकून मिल जाता था, लेकिन जब हाथ दर्द करने लगते तो पंखा रोककर फिर से आराम करने लगते। ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा था। पंडित जी एक बार फिर हवा करते हुए थक गए थे। उन्होंने पंखा नीचे रखा और करवट बदली। उन्होंने अनुमान लगाया कि रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। जम्भाई लेते हुए उनकी नज़र उस दीवार पर पड़ी जिस दीवार के सहारे डिबियानुमा चिराग रखा हुआ था। वहाँ पर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्होंने फिर दीवार की तरफ देखा तो परछाई गायब हो गई थी। अब पंडित जी को प्यास लगाई थी, उनका गला भी सूख रहा था। वो उठे और सामने की मेज पर रखे हुए घड़े से पानी गिलास में निकालकर पीने लगे। वो अभी पानी पी ही रहे थे कि तभी उन्हें गिलास के पानी में किसी लड़की की परछाई दिखाई दी जिसका शरीर जला हुआ था। इस बार पंडित जी के हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिर गया। उनकी धड़कनें अब तेज हो आई थी। उनकी आंखें बाहर निकल जाने को आतुर थी, जैसे वो उस परछाई को पहचानने की कोशिश कर रही हों। पंडित जी स्तब्ध से खड़े हुए थे कि तभी गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर राधे अंदर आया। राधे एक सुंदर, सुशील और समझदार लड़का था। उसने आते ही पूछा, क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? पंडित जी राधे को देखकर संयमित हो गए थे।
अपनी घबराहट को छुपाते हुए वो बोले, कुछ नहीं हुआ, हाथ से गिलास छूट गया था। राधे ने नीचे गिरा हुआ गिलास उठाते हुए कहना शुरू किया, हम जानते हैं पंडित जी, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है यहाँ पर, लेकिन क्या करें, जब से आप इस गांव को छोड़कर चले गए तब से इस गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। औरतों का जीवन तो लंबा है यहाँ, लेकिन आदमी बेवक्त मारा जाता है, बीमारी का भी कुछ पता नहीं चलता। पंडित जी ये बातें ध्यान से सुन रहे थे और वो बोले, कहीं पानी में तो कोई कमी नहीं। राधे कुछ चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा और फिर धीरे से बोला, अरे नहीं पंडित जी, अम्मा कहती हैं कि ये सब उस परछाई का किया धरा है जो रात में इधर से उधर भटकती है, और जैसे ही कोई आदमी दिखाई दिया उसका काम खत्म। तभी तो अम्मा ने आपका पता खोजकर आपको यहाँ बुलाया है, कह रही थी कि आपको सिद्धि प्राप्त है, एक आप ही हो जो उस परछाई को दूर कर सकते हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ पंडित जी, आप थोड़ा आराम कर लो, मैं कल हवन की तैयारी करता हूँ। पंडित जी ये बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने बारे में अब तक जो कुछ भी भ्रांति फैलाई थी आज उन्हीं पर भारी पड़ रही थी। उन्होंने सिद्धि प्राप्ति का ढोंग रचकर न जाने कितने ही लोगों का मूर्ख बनाया था, कितना धन इकट्ठा किया और महलों में आलीशान जीवन जी रहे थे। इस गांव से जाने के बाद उन्होंने कभी इस ओर पलटकर नहीं देखा। आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ और उन्होंने जो कुछ भी देखा, उसके बाद तो उन्हें भी गांव वालों की बातों पर यकीन हो चला था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो खुद क्या करेंगे। उनके पीछे चिराग की मध्यम रोशनी में परछाई फिर आकार ले रही थी। कुछ ही देर में सुबह हुई। गांव के मंदिर में यज्ञ हवन की तैयारियां चल रही थी। राधे ने पूरी सामग्री जुटा ली थी। गांव के अन्य लोग आसपास की सजावट और साफ सफाई में लगे हुए थे। पंडित जी अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। सफ़ेद धोती, माथे पर चंदन का तिलक और जनेऊ धारण किए हुए पंडित जी कश्मकश में फंसे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। उनके कमरे के बाहर एक लड़की हाथ में दूध का गिलास लेकर खड़ी थी। तैयार होने के बाद जैसे ही पंडित जी बाहर निकले वैसे ही वो लड़की उनके सामने दूध का गिलास लेकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने जैसे ही तिरछी नज़र के साथ गिलास पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही वो काली परछाई पंडित जी के सामने आ खड़ी हुई और पंडित जी घबरा गए। वो परछाई उस लड़की के शरीर के आर पार होकर पंडित जी के करीब से गुजर गई। इससे पहले पंडित जी कुछ समझ पाते, वो लड़की बेहोश हो गई थी और उसके हाथ से दूध का गिलास भी छूटकर गिर पड़ा। गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर राधे की माँ अंदर आई और वो उस समय रसोई में प्रसाद बना रही थी। उन्होंने आते ही मेज पर रखे गिलास से पानी लेकर उस लड़की को होश में लाया और फिर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था कि वो बेहोश कैसी हुई। पंडित जी को यहाँ से भाग जाने का ये उचित अवसर जान पड़ा और वो बोले, आप कहे तो ये यज्ञ हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। राधे की माँ घूंघट के अंदर से बोली, आप इसकी चिंता ना करें पंडित जी, ये सब तो चलता ही रहता है। वैसे भी जितनी जल्दी उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा उतना अच्छा है। आप चलिए, मैं इसे लेकर आती हूँ। उनके इतना कहने पर पंडित जी बेमन से मंदिर में पहुँचे और वहाँ पर सारी तैयारियाँ पूरी हो गई थी। सब बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। आसन जमाया और पंडित जी ने अपनी विधि आरंभ कर ली। स्थापना विधि पूरी हो जाने के बाद जब पंडित जी ने अग्नि प्रज्वलित करी, तभी मंदिर की सीढ़ियों पर से आती हुई रोशनी में काली परछाई प्रकट हो गई और उसे देखते ही गांव वाले घबरा गए। पंडित जी तो खुद भी पसीने में तरबतर हो गए थे, मानो उन्हें काटो तो उनमें से खून ना निकले। वो परछाई अब पंडित जी की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी मंदिर से भागकर बाहर आ गए। परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। पंडित जी पीछे की ओर जा रहे थे कि तभी वो लड़खड़ाकर गिर पड़े और वो खुद को संभालते हुए खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वो एक आग के गोले में घिरे हुए थे। अब तक वो काली परछाई पंडित जी के बिल्कुल करीब आ गई थी। पंडित जी उसे देखकर चिल्लाने लगे और उन्होंने उस परछाई से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? परछाई जोर से हंसी और बोली, क्या रे पंडित, तू तो बड़ा ज्ञानी है, इतना तो जानता ही होगा कि इंसान अपने किए की सज़ा इसी दुनिया में भुगतता है। मैं भी तेरा किया गया एक ऐसा ही कर्म हूँ जिसकी सज़ा तुझे आज मिलेगी। पंडित जी थोड़ा सकपका गए और हकलाते हुए बोले, क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। परछाई ने पंडित को नीचे गिरा दिया और बोली, अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले जब राक्षस बन जाए तो उसे याद भी नहीं रहता कि उसके स्वार्थ के तले कितनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं गुनिया हूँ, वही गुनिया जिसकी ज़िंदगी तेरी वजह से बर्बाद हो गई और ख़त्म हो गई।
इतना सुनते ही पंडित जी सदमे में आ गए। गाँव वाले उनकी तरफ शक की निगाह से देख रहे थे। गुड़िया की परछाई बोलती जा रही थी। याद है 15 साल पहले की वो दोपहर जब तुम्हारे बाप ने इन्हीं गांव वालों के सामने अपने आप को सिद्ध पुरुष साबित करने के लिए मुझे इसी मंदिर में जिंदा जला दिया था, ये कहकर कि मुझ पर यक्षिणी का साया है, जबकि उसकी असली वजह सिर्फ मैं जानती थी। तुम दोनों की गंदी नज़र मुझ पर थी, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। एक बार तुम मेरे कमरे में घुसकर मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे, तब मैंने खुद को बचाने के लिए तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया था। इतने में माँ के आने की आहट हुई और तुम वहाँ से चले गए। उस दोपहर तुम दोनों ने मुझसे इसी बात का बदला लिया और मुझे ज़िंदा जला दिया। मेरे माँ बाप इन गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर मदद मांगते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। मेरा शरीर जितना दर्द झेल रहा था, मेरे मन में बदले की भावना उतनी ही प्रबल हो रही थी। जब तुम सब चले गए, तब मेरी आत्मा मेरे जले हुए शरीर की परछाई में कैद हो गई। मैंने तय कर लिया कि जो कोई भी आदमी किसी औरत की इज्जत पर नज़र डालेगा, उसे तो मरना ही होगा। और जानते हो मेरे इस काम में मेरी मदद कौन करता था? मेरी छोटी बहन झुनकू। तभी राधे की माँ ने अपना घूंघट उठाया। दरअसल वही झुनकू थी। उसने बोलना शुरू किया, तुम्हें क्या लगा पंडित, इतना बड़ा कुकर्म करने के बाद कोई तुम्हें छू नहीं सकता? तुमने मेरी बहन को जिंदा जलाया था और आगे न जाने क्या क्या किया होगा। परछाई ने आगे बोलना शुरू किया, इन गांव वालों ने भी मेरी मदद नहीं करी, इसलिए सज़ा तो इन्हें भी मिलनी ही थी। जब भी इस गांव में कोई आदमी किसी औरत पर बुरी नज़र रखता और झुनकू को इस बारे में पता लगता तो वो मुझे बताती, और फिर जिसे भी मारना होता उसे आधी रात को झुनकू किसी बहाने से बुलाती। उनके हाथ में रोशनी के लिए एक दिया रहता था, जिससे कि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। लेकिन मेरा मकसद तो तुम्हारी मौत है, और तो तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम्हारे नाम के झूठे इश्तिहार तुम्हारा पता बताने के लिए काफ़ी थे। फिर तुम झुनकू के बुलाने पर यहाँ वापस आ गए, उसी कमरे में ठहरे जहाँ तुमने मेरे साथ वो सब करा था। मैं कमरे में जल रहे चिराग की रोशनी में परछाई बनकर तुम्हें मारने ही आई थी, लेकिन इससे तुम्हारा सच गांव वालों के सामने कैसे आता, इसीलिए तुम बच गए। फिर आज सुबह जब उस लड़की की परछाई दीवार पर पड़ी तो मैं तुमसे मिलने चली आई। तुम तो यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन अब पंडित जी गिड़गिड़ाने लगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल हो गया था। मुझे लगा तुम मुझे कैसे ठुकरा सकती हो। अब परछाई आगे बढ़ते हुए बोली, अपनी बोई गई फसल तो काटनी ही पड़ती है पंडित, पहले तुम्हारा बाप और अब तुम। इतना कहकर परछाई ने पंडित की आंखों में देखा और पंडित की धड़कनें तेज़ हो गई और एकदम से उसकी आंखें बाहर निकल आई और शरीर ज़मीन पर गिर गया। पंडित मर चुका था और अगले ही पल काली परछाई गुनिया के रूप में बदल चुकी थी और अब उसका मकसद पूरा हो गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी घटना की ओर। ये कहानी मेरे दोस्त प्रतीक की है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रतीक की कहानी उसी के शब्दों में, जो कि उसके साथ घटी सच्ची घटना है। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है और मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टी के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांप जाती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ा था। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क कर लिया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाकर 2 वड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग फिर से शुरू कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक से मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैंने पास में ही सुलभ शौचालय में जाना और उसे यूज़ करना सही समझा। मैं वहाँ पर जाकर उसे यूज़ कर ही रहा था कि मुझे एकदम से किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट एकदम से बंद चालू होने लगी और मैं तो डर के मारे कांपने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो मजाक कर रहा है, बाहर निकल के तो छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब कुछ ठीक हो गया और मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, बट वॉशरूम का दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई,
दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं उसके बाद पैसे लेकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट एकदम से ख़राब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू और बंद होने लगी और साथ में ही किसी स्त्री के हंसने की आवाज़ आने लगी। मुझे अब काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी अपना काम निकाल कर वहाँ से निकलने की कोशिश में था, लेकिन मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुझ पर बैठ गया हो और मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो गया और जैसे तैसे दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो मानो प्राण ही निकल गए थे और ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मैं मर ही जाऊँगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आँख वाली लंबे बाल वाली भयानक औरत खड़ी थी और उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर पड़ा। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ ही आ रही थी और उसे देखकर तो लग रहा था कि शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और अब मैं बस मरने वाला हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मृत्यु साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा एक आदमी मेरे से पास आके पूछता है, भाई तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैं कोई घूमने नहीं गया था, अंदर टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़ के देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर कोई शौचालय नहीं था बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से निकल आया, वरना न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। आज तक मैं जब मैं इस बारे में लोगों को बताता हूँ तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, मगर मैं ही जानता हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या देखा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ओपिनियंस कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।